of class 12, myself Rachna Wells, and you are watching Rachna Wells Aryan Academy. So, start करते हैं अपनी सीरीज सॉल्यूशन की और आज का हमारा टॉपिक है solubility of gases in liquid. Solubility of solids in liquid हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये मेरा थर्ड लेक्चर है. लेक्चर 1 और 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और पहले इसको करने से पहले आप प्लीज वो लिंक देखिए और वो वीडियो देखिए. उसके बाद फिर आप ये थर्ड लेक्चर आप स्टार्ट कीजिए देखना. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं. इसका एग्जांपल है जैसे ही हम कोई एयरेटेड ड्रिंक की, कार्बोनेटेड ड्रिंक की लाइक पेप्सी वगैरह को ओपन करते हैं तो एकदम से फिज आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बाहर आती है गैस. तो इससे प्रूफ होता है कि गैसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं. तो कौन से फैक्टर हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. So first factor is nature of gas. Nature of gas, किसी भी गैस का नेचर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा कि वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल है या नहीं है. अगर गैस पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगी. दैट मींस सॉल्युबल ओनली इन पोलर सॉल्वेंट. और अगर वो गैस उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही है तो भी वो सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगी. फॉर एग्जांपल गैसेस देखिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. दे डिसॉल्व टू द लेसर एक्सटेंट व्हाइल सम गैसेस आर देयर. अमोनिया है, NH3, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस. ये दे आर डिसॉल्व मच greater extent, they are more soluble as compared to these gases. ये ज्यादा डिसॉल्व होती हैं. Why? N2H2O2 all are non-polar, non-ionic in nature. Water is ionic, H positive and OH negative. तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है. तो हमने एक वो पढ़ा था, like dissolves like. पोलर सॉल्यूशन या पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा. तो ये सब लेसर एक्सटेंट में, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, दे dissolve in water to the lesser extent. Why? Ammonia, hydrochloric gas and sulfur dioxide gas, they soluble to the greater extent. Why? Because they can react with water. NH3 is just polar in nature and it can react with water. NH3 जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH. तो रिएक्ट भी कर रही है, पोलर भी है, इसीलिए ये ज्यादा डिसॉल्व होगी, सॉल्युबल होगी इन द पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूशन. सो नेचर ऑफ द गैस कैसे? अगर पोलर होगी तो पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी. अगर ये उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी तो भी मोर डिसॉल्व होगी, मोर सॉल्युबिलिटी होगी. ओके, टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे? जैसे हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, दे गेट एक्सपेल्ड आउट. अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हीट करने पर बाहर आ रहे हैं तो इसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. सो solubility decreases with increase in pressure, temperature. Solubility decreases with increase in temperature. Further, temperature, अगर हम किसी भी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन is an exothermic reaction. तो फिर एक्सोथर्मिक है तो हीट बाहर जा रही है, हीट बाहर जा रही है तो उसके साथ कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? ली चैपलियर प्रिंसिपल. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द ली चैपलियर प्रिंसिपल. So whenever we increase the temperature, dissolution of gas in the solution decreases. Solubility of gas in the solution decreases because it is an exothermic reaction. Because it is an exothermic reaction. Hence, on increasing the temperature, solubility decreases. The next factor is pressure. Pressure में क्या होता है? This is the close
container in which solution is present, gaseous molecule are present, and this container is fitted with the piston. एक closed container है जिसके अंदर piston लगा हुआ है, तो इसमें gases के जो molecule हैं और solution जो है वो एक दूसरे के साथ they are in dynamic equilibrium. क्लोज कंटेनर है इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है. ये 11th में हम कर चुके हैं. कैसे? जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के बाहर जा रहे हैं गैस के. जितने गैसियस मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं सॉल्यूशन के उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं. दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस entering in solution is equal to molecules of gas leaving the solution. जितने मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं. तो जो गैस है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. तो फिर हमने क्या किया, पिस्टन को प्रेस किया, कंप्रेस हो गई गैस. जैसे ही हम पिस्टन पहले यहाँ पे था, ये पोजीशन थी, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस था, तो गैस और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में थे. ठीक है. लेकिन जैसे ही हमने पिस्टन को कंप्रेस किया तो लिक्विड के ऊपर का जो स्पेस है वो कम हो गया और बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड की सरफेस के ऊपर आ गए हैं. लिक्विड की सरफेस के ऊपर आ गए बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस के. तो वो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो वो लिक्विड को स्ट्राइक करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे. सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. गैस के मॉलिक्यूल चले गए सॉल्यूशन में. अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो मोर मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर लीटर वॉल्यूम इंक्रीजेस. एक ही थोड़ी सी ही जगह में मॉलिक्यूल्स के नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं और उसके अंदर जा रहे हैं. गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे हैं मतलब उसके अंदर सोल्यूबल हो रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है. ओके, आया समझ में? क्योंकि पर लीटर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा हो गई, वो ज्यादा लिक्विड को स्ट्राइक करेंगे और उसके अंदर चले जाएंगे. गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे हैं तो लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल्स की नंबर ज्यादा हो गई, मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो रही है. मींस solubility is directly proportional to the pressure. So जितने ज्यादा हम प्रेशर लगा रहे हैं उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं. मींस सॉल्यूशन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा हो रहा है, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है. तो गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा हो रहा है तो इसको हम किससे कंसीडर करते हैं? मोल फ्रैक्शन. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम किससे कंसीडर करते हैं? मोल फ्रैक्शन से. इसका मतलब है जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा. इसको समझो. फॉर एग्जांपल कुछ गैसेस जो होती हैं वो कम डिसॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस जो होती हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर. अभी हमने डिस्कस किया था. तो जो ज्यादा वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगी, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. वो गैसेस जो ज्यादा डिसॉल्व करेंगी, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उनका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा. ओके. और जो कम डिसॉल्व होंगी उनका मोल फ्रैक्शन कम होगा. ठीक है. तो अगर किसी गैस का, इंडिविजुअल गैस को अमोनिया है जो भी हमने डिस्कस की थी, इसके मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा है तो इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर. इंडिविजुअल प्रेशर किसको बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर. और वो भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा. ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे लिक्विड की सरफेस से. ओके. अमोनिया के ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे लिक्विड की सरफेस से. मींस वो गैस जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर भी लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा है. मींस मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर ऑफ एनी गैस, partial pressure of any gas is directly proportional to the mole fraction of that gas in liquid, So this is Henry's law. The partial pressure, ऊपर लिखते हैं, partial pressure of any gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of that gas in solution. जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर उनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लिक्विड की सरफेस में लगाएंगे। सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन। दिस इज हेनरीज लॉ। P, partial pressure of any gas is directly proportional to mole fraction, okay, of any gas, mole fraction of the gas in the liquid. तो directly proportional का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं K, H. This is known as Henry's constant. KH is Henry's constant. बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ, काफी बार पूछते हैं एग्जाम्स में। सो हेनरीज लॉ इज partial pressure of any gas is directly proportional to the mole fraction of gas that in the solution. So directly proportional का साइन हटाकर KH इंट्रोड्यूस किया और KH इसको is known as Henry's law constant. If we draw a graph between partial pressure and mole fraction, then that will be a straight line passing through the vertex. एक straight line जो vertex से पास करेगी वो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी। ग्राफ का स्लोप क्या होगा? What is the slope of the graph? That is tangent theta, means perpendicular upon base. Partial pressure of the gas divided by mole fraction of that gas in the solution. ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं KH की, तो KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन जो हमने ग्राफ से भी ऑब्टेन किया है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को हम किससे कंसीडर कर रहे थे? सॉल्युबिलिटी से। मींस KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कम होगा। अगर किसी गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो मोल फ्रैक्शन को हमने किससे कंसीडर किया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ गैसेस को करते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम का KH कांस्टेंट होता है किलो बार में 144। ओके, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 35। तो इसका KH ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है 35। KH इसकी वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा है। दिस इज इनसॉल्युबल। हीलियम, नोबल गैसेस आर इनसॉल्युबल और जो ऑक्सीजन है दैट इज सॉल्युबल एज कंपेयर टू दिस हीलियम। क्योंकि इसका KH वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी KH वैल्यू ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अब इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में। aquatic animals, they
are more comfortable, more compatible in cold water, and they are not compatible in hot water. ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी बोर्ड के एग्जाम्स में आपके आता है। तो जो केएच की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे मोल फ्रैक्शन जो केएच की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वाटर के अंदर गैस या ऑक्सीजन की कंटेंट डिक्रीज हो जाएगी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए नहीं मिलेगी, तो वो फैटल हो जाएंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है गर्म पानी में। तो इसलिए जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो मोर कंपेटेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, केएच की वैल्यू ज्यादा होती है, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। मींस वाटर के अंदर गैसेस की, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए दे आर मोर कंपैटिबल विद दिस कोल्ड